हेलो एवरीवन। वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे इकोनॉमी पॉलिसी के रिलेटेड क्वेश्चंस जो हमारे जेकेपीएसए के सिलेबस में हैं। ठीक है, देखो आप लोग कमेंट्स में बोलते हो कि आप सिंपल वन वर्ड में लाते हो। द रीज़न इज़ कि ये पीवाईक्यूज़ जो थे मैंने वो कंपाइल किए थे, बट उनको मैंने डिटेल्स में डिस्कस किया था। ठीक है, तो दैट्स वाई उनका पर्पस लाने का यही था, सो दैट कि आप लोग फोकस कर सको कि जो टॉपिक है वो कौन सा इंपॉर्टेंट है, किस पे आपको फोकस करना है और किस पे नहीं करना है। ठीक है, इस वीडियो में मैंने ट्राई किया है कि थोड़ा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो जाए, जैसे आजकल जो है जेकेएसएस भी पूछ रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क इन इंडिया, यू हैव टू टेल कि इसमें से कौन सा जो है वो सही है। अब इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, ये आपको इसका हर एक एस्पेक्ट जो है वो पता होना चाहिए आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले जो इन्फ्लेशन टारगेट है सेट अंडर द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट इज रिव्यूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। ठीक है, तो एक्चुअली ना इन्फ्लेशन टारगेट डिसाइड किया जाता है कि जो अभी पिछले में डिसाइड हुआ था, मतलब जो अभी तक नॉर्म है वो है कि 4% तक इन्फ्लेशन रखनी है ±2, मतलब ये डाउन जो है वो 2% तक हो सकती है और मैक्सिमम 6% तक जा सकती है, और इसी एरिया के अंदर जो है वो इन्फ्लेशन टारगेट मेंटेन करना है। ठीक है, अब ये टारगेट कौन सेट करता है? इट इज सेट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ये टारगेट सेंट्रल गवर्नमेंट सेट करती है इन कंसल्टेशन विद द आरबीआई। आरबीआई को पूरी पावर नहीं है इसको सेट करने की, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी इन कंसल्टेशन विद द आरबीआई वंस एवरी 5 ईयर्स, 5 साल में एक बार। ठीक है, अकेले आरबीआई इसको सेट नहीं करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर करता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है दैट इज इनकरेक्ट। नाउ द सेकंड इज कि जो एमपीसी के डिसीजंस है, जो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क में जितने भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जितने भी डिसीजंस हैं ये बाइंडिंग होते हैं आरबीआई, तो दैट इज ट्रू। और अगर हम सेक्शन की बात करें तो सेक्शन आरबीआई की जो आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 है उसमें सेक्शन 45ZB करके है, वो कहती है कि जो भी डिसीजंस है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के दे आर बाइंडिंग ऑन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब थर्ड इसमें क्या दिया गया है कि अगर आरबीआई इफ आरबीआई फेल्स टू मीट द इन्फ्लेशन टारगेट, मतलब जो हमें टारगेट दिया गया है 2 से 6% के बीच में आपको इन्फ्लेशन रखना है, अगर आरबीआई इसमें फेल हो जाता है तो उसको एक रिपोर्ट सबमिट करनी है यूनियन कैबिनेट को, और उसमें रीजंस लिखने हैं कि क्यों जो है ये फेलियर हुआ। ठीक है, तो ये आंसर जो है ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिपोर्ट तो दी जाती है, बट ये किसको दी जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट को, पर्टिकुलरली द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो यूनियन कैबिनेट को नहीं दी जाती है। तो देखो यहाँ पे पूरा इंपॉर्टेंट आपको एस्पेक्ट्स याद रखने हैं विद रेफरेंस टू द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है, तो इन दिस केस द आंसर इज बी, दैट इज 2 ओनली इज करेक्ट। ठीक है, नाउ अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द आरबीआई का स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ठीक है, अब ये होता क्या है इसको पहले मैं ऐसे समझा देती हूँ इस कॉन्सेप्ट को। सपोज जो बैंक्स होते हैं, जैसे जेएनके बैंक ले लो, एसबीआई ले लो, इनके पास बहुत ज़्यादा कैश हो गया। ठीक है, आइडल कैश इनके पास पड़ा हुआ है, मार्केट में इन्होंने लोन भी दिया है, बट स्टिल इनके पास काफ़ी ज़्यादा कैश है। अब ये सिनेरियो कब हुआ था? ड्यूरिंग द डीमोनेटाइजेशन। जब डीमोनेटाइजेशन हुआ उस टाइम पे सभी लोगों ने अपना पैसा जो था वो बैंक में जमा करवा दिया, तो बैंक के पास ये आइडल पड़ा था, मतलब इस पर कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिल रहा था। तो इसने क्या किया, जो कमर्शियल बैंक्स थे उन्होंने ये पैसा कहाँ पे डिपॉजिट कर दिया? आरबीआई में, सो दैट कि वो एक इंटरेस्ट, अच्छा इंटरेस्ट जो है वो अर्न कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे ये पर्पस था स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी को लाने का, कि अगर कमर्शियल बैंक्स के पास अगर कुछ एक्स्ट्रा पैसा है, आइडल पैसा पड़ा हुआ है, तो वो आरबीआई के पास डिपॉजिट कर सकते हैं, उसके लिए जो है उनको इंटरेस्ट रेट जो है वो मिल जाएगा, प्लस इसमें कोई सिक्योरिटीज़ भी जो है वो आरबीआई को नहीं देनी पड़ेगी। देखो अगर आप किसी को अपना पैसा देते हो, बदले में आप कोलैटरल भी तो लेते हो ना यार, हम तुम पे भरोसा कैसे कर लें? अगर हम तुम्हें अपना इतना पैसा दे रहे हैं तो बदले में तुम हमें क्या दोगे? तो कोलैटरल देना पड़ता है। तो यहाँ पे कोलेट्रल का ऑप्शन भी जो था वो नहीं था। आरबीआई ने बोला हमारे पास इतना कोलेट्रल नहीं है, अगर आपको अपना पैसा रखना है तो रखो, हम आपको इंटरेस्ट रेट जो है वो दे देंगे। तो दिस वाज द स्टोरी रिगार्डिंग द स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। अब डिस्कस करते हैं इसके पॉइंट्स। देखो सबसे पहले जो है ये अलाउ करता है आरबीआई को कि वो एब्जॉर्ब करे लिक्विडिटी फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स। यस, लिक्विडिटी मतलब कैश, जो आइडल कैश पड़ा है कमर्शियल बैंक से किसके पास रखना है? आरबीआई के पास, विदाउट ऑफरिंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एट कोलेट्रल, कि हम आपको कोलेट्रल नहीं देने वाले, हमारे पास नहीं है। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नाउ द एसडीएफ रेट इज पोजिशन्ड अबव द रेपो रेट इन द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कॉरिडोर। देखो रेपो रेट को अगर हम प्लस इसमें पॉइंट जो है 0.25 कर दे तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट डिसाइड होता है। अगर रेपो रेट अगर 5% है तो हमारा 5.25 होगा हमारा एमएसएफ, इसको भी डिस्कस करेंगे। और अगर इसमें से हम 0.25 कम कर दें तो वो आ जाएगा हमारा स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। तो ये कम होता है, दिस इज नॉट अबव बट दिस इज बिलो। ठीक है, आरबीआई इतना नहीं देगा आपको आइडल कैश रखने के लिए। क्यों नहीं देगा? क्योंकि वो एक तरीके से आपको बोलेगा इंस्टेड आप लोन्स जो हैं वो दो, ताकि इकोनॉमी में जो है
है वो प्रोडक्टिविटी बनी रहे, क्योंकि लोन्स दोगे, इन्वेस्टमेंट होगी, बिजनेसेस में जो है इकोनॉमी में जीडीपी ग्रोथ होगी, तो दैट्स वाई इस रेट को जो है रेपो रेट से जो है 0.25 बेसिस जो है वो थोड़ा कम रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड इज रॉन्ग। नाउ द थर्ड इज इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड फॉलोइंग अ रिकमेंडेशन बाय द उर्जित पटेल कमेटी, सो दिस वॉज ट्रू। ये 2014 में जो है ये कॉन्सेप्ट रिकमेंड किसने किया था? उर्जित पटेल कमेटी ने। सो हियर द आंसर इज बी, दैट इज 2 ओनली, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, इन दोनों के पर्सपेक्टिव में बात करनी है। देखो यहाँ पे बात की गई है इन इंक्रीज इन द फेडरल रिजर्व्स इंटरेस्ट रेट इन द यूएसए, मतलब यहाँ पे यूएसए की सेंट्रल बैंक की बात की गई है कि अगर वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं यूएसए में, तो इसकी वजह से जो कैपिटल फ्लाइट जो है फ्रॉम इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी से वो वहाँ पे चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल कोई इन्वेस्टर है, ठीक है, वो इन्वेस्ट कर रहा था इंडिया में, ठीक है, क्योंकि उसको अच्छा रिटर्न मिल रहा था, अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल रहा था। यूएसए के फेडरल बैंक ने, मतलब सेंट्रल बैंक ने वहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए। अब इंस्टेड ऑफ पार्किंग माई मनी हियर, मैं अपना पैसा यहाँ पे लगाऊंगी ना, क्योंकि यहाँ मुझे अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो इससे क्या होता है कि अगर इंटरेस्ट रेट जो है फेडरल रिजर्व के द्वारा इंक्रीज किया जाता है, इसकी वजह से कैपिटल फ्लाइट हो जाती है फ्रॉम इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी से लाइक इंडिया, क्योंकि वहाँ पे अच्छा इंटरेस्ट आपको मिलता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट अपने में ट्रू है। नाउ कैपिटल फ्लाइट से डेप्रिसिएशन होगा डोमेस्टिक करेंसी का, जिसकी वजह से इट विल फोर्स द आरबीआई टू बाय द फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम द ओपन मार्केट टू स्टेबलाइज द एक्सचेंज रेट। देखो ये यहाँ पे गलत है, बिकॉज नो डाउट जब इन्वेस्टमेंट जो है वो यूएसए में चली जाएगी तो डिमांड कौन सी करेंसी की बढ़ेगी? यहाँ पे जो डिमांड है वो डॉलर की बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि यूएस जो है वो किस में पैसा लेगा? डॉलर में लेगा। तो यहाँ पे जब डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, जिस भी करेंसी की डिमांड बढ़ती है वो करेंसी क्या होती है? एप्रिशिएट होती है। बात समझ में आई? तो यहाँ पे यूएस डॉलर एप्रिशिएट हो जाएगा और हमारा रुपी जो है वो डेप्रिशिएट हो जाएगा, उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। क्यों यार? ऐसे सिंपल इसमें डिमांड में ये याद रखना कि जिस चीज़ की भी वैल्यू है या जिस चीज़ की भी डिमांड है वो एप्रिशिएट होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ करेंसी की अगर हम बात करें, और जिस करेंसी की डिमांड नहीं है तो वो डेप्रिशिएट हो जाएगी। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू कि ऑल दो कैपिटल फ्लाइट हुई, मतलब यहाँ से पैसा यूएसए में गया, इसकी वजह से हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होगी। क्यों? डॉलर एप्रिशिएट हुआ तो इंडियन करेंसी जो है, इंडियन रुपी है, वो डेप्रिशिएट होगा। दिस लाइन इज करेक्ट, बट forcing the RBI to buy the foreign exchange from the open market to stabilize the exchange rate, यहाँ पे RBI बाय नहीं करेगा, सेल करेगा। अब क्या होगा? जब डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, जब डॉलर एप्रिशिएट होगा, तो आरबीआई क्या करता है? मार्केट में डॉलर को रिलीज करेगा। जो उसके पास डॉलर्स पड़े होंगे ये मार्केट में क्या करेगा? सेल करेगा कि ले लो, और किसके बदले में खरीदे, मतलब किसके बदले में बेचेगा? अगर आप डॉलर सेल कर रहा है तो बदले में क्या लेगा? रुपीज लेगा। इसका मतलब वो मार्केट में रुपी को कम करेगा। जब मार्केट में रुपी कम हो जाएगा तो धीरे धीरे उसकी भी जो वैल्यू है वो एप्रिशिएट हो जाएगी, मतलब रुपी का जो फर्दर डेप्रिसिएशन है वो रुक जाएगा, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर होंगे तो आपको ये अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पे दिस स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 जो है दैट इज इनकरेक्ट। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, बिकॉज कभी भी अगर आपकी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, डेप्रिशिएट इसलिए हो रही है क्योंकि यार ऐसे सोचो, देखो कोड़ियों के भाव पे अगर कोई भी चीज़ मार्केट में बिक रही है तो उसकी कोई वैल्यू थोड़ी ना होगी। हर जगह जो है वो चीज़ आपको मिल रही है, रुपी हर जगह है, तो ठीक है ना, कोई वैल्यू नहीं है, डेप्रिशिएट हो गया। आरबीआई क्या करेगा? ये जो रुपी जो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है इसको मार्केट से मतलब खींच लेगा, उसके बदले में डॉलर रिलीज कर देगा। तो फिर डॉलर जो है वो धीरे धीरे वो थोड़ा मतलब जो उसकी एप्रिशिएशन है वो थोड़ी रुक जाएगी, और जो हमारा रुपी होगा वो भी फर्दर डेप्रिशिएट होने से जो है वो रुक जाएगा। सो दिस इज द सिनेरियो, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द प्रॉम्प्ट corrective action framework of the RBI, consider the following: capital adequacy, asset quality, leverage. They are the key financial metrics जो which are monitored under the PCA framework for the banks. देखो capital adequacy क्या होता है? ये ट्रैक करता है capital to risk weighted assets की कितनी जो है आपके पास जो assets हैं which are on a risk, ठीक है। फिर asset quality की कितना जो है आपके पास net non performing assets कितनी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है, इन चीज़ों को मतलब दीज आर द फाइनेंशियल मैट्रिक्स जो मॉनिटर करते हैं, विच आर मॉनिटर्ड अंडर द पीसीए फ्रेमवर्क। मतलब अगर आपको बैंक का चेक करना है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, आपको चेक करना है कैपिटल एडिक्वेसी कैसी है, एसेट क्वालिटी कितनी अच्छी है, लेवरेज यू हैव टू चेक, एंड ऑन द बेसिस ऑफ यू विल डिसाइड कि क्या जो बैंक है वो अच्छा चल रहा है या उसमें अभी भी फ्लॉज है, ठीक है। सो दिस इज करेक्ट। नाउ द पीसीए फ्रेमवर्क अप्लाइज इक्वली टू शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, आरआरबीज एंड द एनबीएफसीज। सो दिस इज रॉन्ग, बिकॉज पीसीए फ्रेमवर्क जो है वो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के लिए है
आरआरबीज जो है इनका अपना अलग फ्रेमवर्क है, सो ये पीसीए के जो अंडर है वो वहाँ पे नहीं आते हैं, ठीक है। सो दिस इज रॉन्ग। नाउ प्लेसी का अगर कोई भी बैंक जो है वो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के अंडर प्लेस किया गया है तो ऑटोमेटिकली उसकी वजह से उसका लाइसेंस जो है वो सस्पेंड हो जाता है। देखो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन होता क्या है, बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ चेक करनी है कि क्या बैंक सही जा रहा है, ठीक है। उसके लिए हम इन पैरामीटर्स को स्टडी करते हैं। देन उसके बाद अगर बैंक जो है वो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के अंडर आ जाए, जैसे येस बैंक आया था, पीएनबी आया था जब इनमें घोटाले हुए थे, तो इसकी वजह से क्या होता है कि फटाफट से उनका बैंक लाइसेंस जो है वो इमीडिएटली सस्पेंड हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। इसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि उनको जो है ब्रांचेस फर्दर नहीं खोलने देंगे, ठीक है। डिविडेंड्स को जो है उन पे थोड़ी सी रोक लगा देंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है उनका थोड़ा सा वो जो है रिड्यूस कर देंगे, बट डायरेक्टली उनका लाइसेंस जो है वो कैंसिल हम नहीं कर सकते, ठीक है। सो इन दिस केस द आंसर इज ओनली वन, दैट इज द फर्स्ट वन, ठीक है। नाउ अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। In the context of monetary transmission in India, consider the following statements regarding the external benchmark lending rate. देखो बैंक के पास हम लोग लोन लेने जाते हैं, ठीक है। अब लोन परसेंट अगर 5% है तो ये किस बेस पे वो डिसाइड करते हैं, वो देखेंगे रेपो रेट को, ट्रेजरी बिल ऑफ 91 डेज, ट्रेजरी बिल ऑफ 182 डेज, तो वो इनके रेट्स डिसाइड, मतलब इनके बेसिस पे जो है वो इंटरेस्ट रेट हमें चार्ज करते हैं जब वो हमें लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो जो कमर्शियल बैंक्स है वो आरबीआई का रेपो रेट चूज कर सकते हैं, 91 डे या 182 डे का ट्रेजरी बिल जो है उसको फ्रेमवर्क को लेके जो है वो चार्ज कर सकते हैं इंटरेस्ट रेट। सो दिस इज करेक्ट, ठीक है। नाउ दिस सिस्टम अप्लाइज अ मैंडेटरी क्वार्टरली रीसेट ऑफ इंटरेस्ट रेट्स फॉर ऑल पर्सनल एंड द एमएसएमई फ्लोटिंग रेट लोन्स। देखो इस लाइन का क्या मतलब है कि अगर लोन किसको दिया गया है, एमएसएमईज को, ठीक है। अगर किसी को पर्सनल लोन दिया गया है, क्वार्टरली जो है इस इंटरेस्ट रेट को क्या किया जाएगा, अपडेट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो रेपो रेट है वो कभी कभी बैंक बढ़ाता है, कभी कभी कम करता है, तो एवरी 3 मंथ जो है इस रेट को क्या करना चाहिए, अपडेट करते रहना चाहिए, ठीक है। सो दैट कि जो कंज्यूमर है उसको भी बेनिफिट हो। अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो उसका बेनिफिट कंज्यूमर को भी जो है वो मिलना चाहिए। तो यहाँ पे दिस इज करेक्ट। नाउ बैंक स्प्रेड्स ओवर द एक्सटर्नल बेंचमार्क कैन बी ऑल्टर्ड एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैंक एवरी 6 मंथ्स। देखो होता क्या है, सपोज रेपो रेट था 5%, बैंक ने अपना भी जो है इसमें थोड़ा प्रॉफिट रखना होता है, या बैंक के अपने खर्चे होते हैं, उनके लिए बैंक 2% एक्स्ट्रा लेता है, दैट इज द स्प्रेड ऑफ द बैंक, ठीक है। तो टोटल आपको कितना चार्ज करेगा, 7%। अब इस लाइन में बोला गया है कि हर 6 मंथ्स में, कि हर आधे साल के बाद जो है इस रेट को भी जो है वो रिवाइज किया जाएगा। मतलब अब बैंक अपनी मर्जी से इसको क्या करेगा, बढ़ा सकता है या कम कर सकता है। तो दिस इज प्रोहिबिटेड, आप ऐसा नहीं कर सकते। बैंक अपनी मर्जी से ये जो अपना स्प्रेड है इसको नहीं बढ़ा सकता। एक बार जो फिक्स हो गया तो दैट इज फिक्स्ड। इंटरेस्ट रेट को उसको अपडेट करना है हर 3 मंथ्स, बिकॉज रेपो रेट्स चेंज होते हैं या ये इनका रेट्स जो है वो चेंज होते हैं, दैट्स वाई कंज्यूमर को बेनिफिट यहाँ पे देना पड़ता है। लेकिन बैंक अपने स्प्रेड को जो है वो हर 6 मंथ्स में अपडेट नहीं कर सकता, ठीक है। सो हियर द आंसर इज 1 and 2 ओनली। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स। ये सारे मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स हैं। हाउ मेनी ऑफ द अबव टूल्स कैन बी क्लासिफाइड एज क्वांटिटेटिव टूल्स यूज्ड प्राइमरीली फॉर लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन एंड इंजेक्शन इन द लॉन्ग रन। देखो यहाँ पे बात की गई है क्वांटिटेटिव टूल्स की, तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्वांटिटेटिव टूल है। अगर आपने मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ी होगी तो उसके क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव 2 तरीके के जो है वो टूल्स रहते हैं, तो वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद कैश रिजर्व रेशियो भी है, फॉरेन एक्सचेंज स्वैप्स भी हैं एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी भी है। तो हियर द आंसर इज 3 ओनली, नॉट द 4th वन। अब देखो गलती क्या हुई है, यहाँ पे हमने इस चीज़ पे फोकस नहीं किया होगा। यहाँ पे पूछा गया है लॉन्ग टर्म की बात की गई है, और जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है ये ओवरनाइट के मतलब या शॉर्ट टर्म के लिए रहते हैं, ठीक है। सो यू हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी वाइजली। ओपन मार्केट ऑपरेशंस है ये लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हैं, मार्केट में लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए। फिर जो CRR है ये भी लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। फॉरेन एक्सचेंज स्वैप्स करते हैं हम लोग, ये भी लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। एंड जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है दिस इज अ शॉर्ट टर्म टूल, ठीक है। तो हियर द आंसर इज C, ठीक है। अब कईयों का डाउट है कि जो फॉरेन एक्सचेंज स्वैप्स हैं ये तो कभी पढ़े नहीं मॉनेटरी पॉलिसी में, बट दिस इज अ पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कि हम इसमें रुपी का जो डेप्रिसिएशन है उसको फर्दर जो है वो कैसे प्रिवेंट कर सके, तो इसको भी हम मॉनेटरी पॉलिसी में ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द FRBM एक्ट रिकमेंडेशंस बाय द NK सिंह कमेटी। देखो इस कमेटी ने रिकमेंड किया था कि जो आप फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है उसको रिप्लेस कर दो विद द डेट टू GDP टारगेट एज द प्राइमरी एंकर फॉर फिस्कल
फिस्कल पॉलिसी। देखो फिस्कल पॉलिसी के लिए ना फिस्कल डेफिसिट डिसाइड किया जाता है कि अराउंड जो है 3 to 4% के अराउंड ये होना चाहिए। तो एनके सिंह कमेटी ने कहा आप फिस्कल डेफिसिट को छोड़ो, आप किस पे फोकस करो, डेट टू जीडीपी रेशो। डेट टू जीडीपी रेशो क्या होता है, अगर हमारी जीडीपी कितने ट्रिलियन डॉलर्स की है तो उसके मुकाबले में हमारा डेट कितना है, इस चीज़ को देखो। ये बेटर जो है इकोनॉमी की पिक्चर जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो दिस इज करेक्ट। नाउ इन्होंने प्रपोज किया कि जो टारगेट है डेट टू जीडीपी रेशो का वो 60% होना चाहिए जनरल गवर्नमेंट के लिए, मतलब 40% सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और 20% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए होना चाहिए। तो दिस वाज आल्सो करेक्ट। नाउ इसमें एक एस्केप क्लॉज दी गई थी इस एक्ट में कि अंडर द एक्ट अलाउज अ मैक्सिमम डेविएशन ऑफ 0.5 परसेंटेज पॉइंट्स फ्रॉम द फिस्कल डेफिसिट टारगेट इन अ ईयर अंडर स्पेसिफाइड इमरजेंसी कंडीशंस। फॉर एग्जाम्पल कोविड आ गया था या कुछ और प्रॉब्लम हो गई थी, तो अगर आपका जो फिस्कल डेफिसिट है वो आपने डिसाइड किया था वो आपको लेट अस सपोज 4% रखना है, तो अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, तो आप इसको 4.5 तक जो है वो कर सकते हो। ठीक है, सो ये तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट्स है दे आर करेक्ट। ठीक है, तो आंसर इज डी। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ऑफ बजट बोरोइंग्स। अब ऑफ बजट बोरोइंग्स क्या होती हैं कि बजट के अलावा वाली बोरोइंग्स। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। नाउ दे आर द लोन्स विच आर टेकन बाय द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स डायरेक्टली वेयर द प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट आर सर्विस्ड आउट ऑफ द यूनियन बजट। देखो सपोज एक्चुअली क्या होता है कि हर साल जो है बजट आता है, बजट में कुछ ही पैसा जो है सरकार को दिया जाता है। अब उनको पैसों की कमी पड़ गई। ठीक है, सरकार ने बोला चलो तुम यार जो तुम हमारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हो, जैसे कि कोल इंडिया लिमिटेड या जो भी मतलब जो गवर्नमेंट की वो हैं बिजनेसेस हैं, उनको बोलते तुम लोग मार्केट से पैसा उठा लो, कोलेक्टर हम दे देंगे। मतलब वो वहाँ पे लिख के दे देंगे कि तुम लोग पैसा ले लो, पेमेंट हम कर देंगे, इसकी प्रिंसिपल भी हम कर देंगे और इंटरेस्ट भी जो है वो हम दे देंगे। कहाँ से? यूनियन बजट से। तो ये होती है हमारी ऑफ बजट बोरोइंग्स। तो ये इसमें फर्स्ट जो है दैट इज करेक्ट। नाउ इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि off budget borrowings are included while calculating the official fiscal deficit of the central government under the standard budget accounting practices. तो this is wrong. इनको include नहीं किया जाता था, but इनको include करने की बात की जा रही है because ये true picture जो है इकोनॉमी की represent नहीं करते, क्योंकि ये बाहर थी। That's why इनको बजट के अंदर लाने की जो है वो बात की जा रही है। तो second is incorrect. Now, the Parliamentary Standing Committee on Finance requires the off-budget borrowings to be capped at 1% of the nominal GDP annually. मतलब कि पार्लियामेंट्री कमेटी जो है उसने डिसाइड किया है, उन्होंने बोला है कि जो ऑफ बजट बोरिंग्स है वो 1% ही होनी चाहिए ऑफ द नॉमिनल जीडीपी। तो ऐसा कुछ भी अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो इन दिस केस द आंसर इज ए, दैट इज 1 ओनली। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 क्या है कि जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं इंडिया में दे आर जनरली कंसिडर्ड प्रोग्रेसिव मानते हैं इनको, वाइल द इनडायरेक्ट टैक्सेस आर इनहेरेंटली रिग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मीन्स जितनी इनकम है आपको उतना टैक्स होगा। जैसे टैक्स की स्लैब्स आती है ना कि 5 से 10 लाख के बीच आपको कोई टैक्स नहीं होगा, फिर 10 से 15 लाख के बीच आप जो है 10% टैक्स पे करोगे। ये एग्जाम्पल बता रही हूँ हाइपोथेटिकल। 15 से 20 तक जो है आपको 20% टैक्स लगेगा। तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपको टैक्स लगेगा। तो डायरेक्ट टैक्सेस दे आर प्रोग्रेसिव, बट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है रिग्रेसिव होते हैं। देखो एक सपोज हम बेसिक आटे की बात करते हैं, ठीक है, जो मार्केट में मिलता है आशीर्वाद का आटा, ठीक है, अंबानी भी वही लेगा, ऑल्दो वो लेगा नहीं, बट द थिंग इज कि चलो कोई अमीर है, ठीक है, वो भी वो ले रहा है, और जो कोई नॉर्मल एक मिडिल क्लास है वो भी वही ले रहा है। तो उसमें ये भी सेम टैक्स पे कर रहा है, ये भी सेम टैक्स पड़ रहा है। अगर इसके पास इतना पैसा है तो इसको ज़्यादा टैक्स जो है वो चार्ज करना चाहिए। तो सिंपली जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं ये रिग्रेसिव होते हैं, मतलब कि अलग अलग इनकम वालों को सेम टैक्स लगता है। तो दिस इज रिग्रेसिव, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। नाउ लोअर इनकम हाउस होल्ड जो है दे स्पेंड अ लार्जर पोर्शन ऑफ देयर इनकम ऑन कंजम्पशन गुड्स, कॉजेज इनडायरेक्ट टैक्सेस टू एब्जॉर्ब हायर शेयर ऑफ द टोटल इनकम कंपेयर टू द हायर इनकम हाउस होल्ड्स। येस दैट्स ट्रू, क्योंकि जिनके पास कम पैसा होता है वो अपने कंजम्पशन पे ज़्यादा पैसा खर्चते हैं, सेविंग्स उनसे नहीं हो पाती, लग्जरी आइटम्स वो नहीं खरीद पाते, तो वो मोस्टली जो है उनकी स्पेंडिंग किस पे होती है, कंजम्पशन ऑफ दीज गुड्स पे, ठीक है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा अपना जो है वो टैक्स पे करते हैं। कौन सा वाला? इनडायरेक्ट टैक्स। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू. So in this case, the answer is A. Now the next question with reference to the GST Council, consider the following statements. देखो, every decision जो है GST Council का is taken by the majority of not less than 3/4 of the weighted votes of the members present and voting. So this is correct because जो majority
जो डिसीजन है वो 3% मतलब 70% वोट्स आपको चाहिए, तभी जो है वो लिए जाते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट इज करेक्ट। नाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अ वेटेज ऑफ 1/3 ऑफ द टोटल वोट्स कास्ट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नो डाउट 1/3 की वेटेज होती है और स्टेट गवर्नमेंट्स के पास यहाँ पे 2/3 की वेटेज है, ठीक है। और टोटल वेटेज अगर कोई भी डिसीजन पास कर रहा है तो 3/4 आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। सो हियर ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब जो ये तीनों स्टेटमेंट्स हैं दे आर करेक्ट अंडर द आर्टिकल 279A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब 279A क्या है ये आप कमेंट्स में बताओ, ठीक है। आंसर इज डी। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और रिसीट्स। यहाँ पे आपको बताना है कि कैपिटल रिसीट्स कौन सी हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले कैपिटल रिसीट्स वो होती हैं जिसमें या तो आपको कोई लाइबिलिटी क्रिएट होगी, मतलब आपने बहुत ज़्यादा लोन ले लिया तो वो आपकी कैपिटल रिसीट है, आपको लाइबिलिटी क्रिएट हुई, या एसेट आपकी कोई क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, आपने एक कंपनी बेच दी उससे आपको पैसा आ गया, वो आ गई आपकी कैपिटल रिसीट, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन पब्लिक डेट ये रेवेन्यू जो है एक्सपेंडिचर है। सब्सिडीज भी रेवेन्यू में आता है। डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, आपके पास पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज थी, आपने उसको बेच दिया, उसमें से जो आपको प्रोसीड्स मिले वो आपकी कैपिटल रिसीट्स हैं, तो दिस इज करेक्ट। रिकवरी ऑफ लोन, आपने लोन लिया था किसी को, अब उसकी रिकवरी होगी तो पूरा का पूरा पैसा आ गया, तो ये भी आपकी कैपिटल रिसीट में आता है, तो इन दिस केस द आंसर इज बी, 2 ओनली। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फिस्कल ड्रैग। देखो fiscal drag occurs when the inflation drives the taxpayers into a higher income tax bracket resulting in a higher nominal tax revenue without an increase in the real income। देखो मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ गई, मतलब प्राइजेस राइज हुए, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, आपकी वेजेस बढ़ा दी, ठीक है, आपको पैसा भी ज़्यादा दे दिया, लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ, जब आपकी वेजेस बढ़ी तो आप जो है टैक्स आपको ज़्यादा लगेगा, क्योंकि जब जिसके पास ज़्यादा इनकम है तो उसको टैक्स भी ज़्यादा लगता है। तो सिंपल फिस्कल ड्रैग क्या है कि आपकी जो है इन्फ्लेशन की वजह से आपकी इनकम तो बढ़ी, लेकिन वो कहाँ चली गई, आपके टैक्स में ही चली गई, तो आपकी रियल इनकम में जो है वो कोई भी चेंज नहीं आया। सो दिस इज ट्रू। नाउ it will act as an automatic economic stabilizer during the inflationary periods by dampening the aggregate demand। देखो जब इन्फ्लेशन बढ़ती है उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, प्राइजेस को रिड्यूस करवाना है, ठीक है, मतलब कि डिमांड कम करवानी है। अब क्या हो रहा है कि ये ऑटोमेटिक इकोनॉमिक स्टेबलाइजर भी हम फिस्कल ड्रैग को कहते हैं, क्योंकि जब आपको हमने पैसा दिया, सरकार ने उसको टैक्स भी कर लिया, मतलब आपके पास सेम ही पैसा रहा, इसकी वजह से डिमांड जो है वो प्रोडक्ट्स की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और प्राइजेस कम हो जाएंगे, और इसकी वजह से इन्फ्लेशन भी जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे ये दोनों ही चीज़ें करेक्ट हैं, तो आंसर इज सी। फिस्कल ड्रैग मतलब आपको जानबूझ के जो है टैक्स ब्रैकेट पे अपर मतलब टैक्स ब्रैकेट में आपकी इनकम को ज़्यादा कर दिया, लेकिन आपकी जो रियल इनकम है वो उसमें कोई चेंज नहीं है, वो उतनी की उतनी ही रही। अब ये इकोनॉमिक स्टेबलाइजर क्यों है, बिकॉज जब आपके पास ज़्यादा पैसा हो जाएगा आप चीज़ों को और डिमांड करोगे, जब आप और डिमांड करोगे तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, तो इन्फ्लेशन को ही तो रोकना है, तो इसीलिए जो है इट विल एक्ट एज एन ऑटोमेटिक इकोनॉमिक स्टेबलाइजर, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट एंड द रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। देखो सबसे पहले वी विल डिस्कस की रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जो है ये क्या होता है। देखो सपोज आपको यूएस में जो है अपना प्रोडक्ट सेल करना है, यूएस में सिर्फ इंडिया नहीं अपना प्रोडक्ट सेल करेगा, चाइना करेगा, मतलब देयर आर वेरियस अदर कंट्रीज जो यूएस मार्केट में अपने प्रोडक्ट को क्या करेंगी, सेल करेंगी, ठीक है। जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट होता है ये कॉम्पिटिटिव स्कोर होता है, कॉम्पिटिटिवनेस स्कोर जिसको बोलते हैं ना, तो ये क्या करेगा, एक स्कोर ऑफ 100 लेगा और डिसाइड करेगा कि कौन सी कंट्री का जो गुड है वो कॉम्पिटिटिव यहाँ पे, मतलब कॉम्पिटिशन चेक करेगा, सिंपल से बोले, ठीक है। अगर हमारा रियल जो है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जो है वो इंक्रीज करता है, ठीक है, 100 इज द बेसिक, अगर इंडिया का 105 है और चाइना का 103 है तो दैट मीन्स इंडिया का प्रोडक्ट जो है वो यूएसए में महंगा बिकेगा, ठीक है। तो दैट्स वाई कि अगर हमारा रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट बढ़ता है, इसकी वजह से इसका मतलब देयर इज अ लॉस इन द ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ अ कंट्रीज एक्सपोर्ट। क्यों, क्योंकि ये मेजर करता है वेरियस अदर कंट्रीज को, वेरियस अदर कंट्री के एक्सपोर्ट्स को इनटू अ पर्टिकुलर कंट्री। तो जब आपका रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट बढ़ेगा मतलब कि आपका स्कोर यहाँ पे ज़्यादा है, तो यहाँ पे चाइना का कम है, यहाँ 100 ले लेते हैं, तो आपका प्रोडक्ट जो है वो महंगा बिकेगा और इसकी वजह से आपको जो है वो लॉस होगा, ठीक है। सो दिस फर्स्ट मतलब जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज करेक्ट। नाउ द सेकेंड पॉइंट, रियर जो है मतलब ये जो हमारा रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है ये एडजस्टमेंट के बाद आता है, किसमें, जब हम नॉमिनल में इन्फ्लेशन को जो है वो एडजस्ट करते हैं, तो उसकी वजह से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाती है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट की। तो सिंपल है यहाँ पे, तो जो रियर है इट एडजस्ट द नियर फॉर इन्फ्लेशन डिफरेंशियल्स बिटवीन द होम कंट्री और उसके ट्रेडिंग पार्टनर्स के बीच में, तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ
इफ द डोमेस्टिक इन्फ्लेशन जो आपकी कंसिस्टेंटली हायर होगी फॉरेन इन्फ्लेशन से, तो रियर जो है ये विल राइज करेगा रिलेटिव टू द नियर एंड एज्यूमिंग द नियर रिमेन्स द कांस्टेंट। देखो इस पॉइंट को अच्छे से समझना। देखो इन्फ्लेशन इंडिया में बढ़ गई, फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लेशन जो है इंडिया में दैट इज अराउंड 6%, पहले 4% थी, अब 6% हो गई। बट चाइना में इन्फ्लेशन सेम ही रही, वो 2% थी तो 2% ही रही। जब आप अपनी इन्फ्लेशन को चेक करते हो दैट मीन्स यू आर कैलकुलेटिंग योर रियर। इसमें हम रियर को जो है वो चेक करते हैं, उसको देखते हैं, ये उसका पैरामीटर जो है वो डिसाइड करता है। ठीक है, यहाँ पे हमारी कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ी जिसकी वजह से जो हमारा रियर जो है ये राइज करेगा और जो हमारा नियर जो है ये कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन की वजह से इम्पैक्ट आ रहा है, एक्सचेंज रेट की वजह से इम्पैक्ट जो है वो नहीं आ रहा है। देखो प्रॉब्लम यहाँ पे किस चीज़ को लेके आ रही है, एक्सचेंज रेट को कुछ नहीं हुआ, जो डॉलर 150 रुपीज़ के था ये इतना ही है, बट हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ गई। फॉर एग्जाम्पल आप कोई गुड्स बना रहे हो, आपके पास रॉ मटेरियल नहीं था या आपने रॉ मटेरियल किसी कंट्री से इम्पोर्ट किया है जो आपको महंगा पड़ा, जिसकी वजह से आपकी कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ गई। इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से जो है आपका जो रियर है, जो आपकी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को चेक करता है, वो राइज करेगा इन कंपैरिजन टू नियर, और यहाँ पे नियर जो है दैट विल रिमेन्स द कांस्टेंट। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ पे जो 1, 2 एंड 3 है ये तीनों जो है वो करेक्ट हैं। ठीक है, देखो वन मोर थिंग, ये जो नियर जो है ना ये रॉ एक्सचेंज रेट होता है, सिंपली ये एक्सचेंज रेट को मेजर करता है। तो जब भी अपनी कंट्री में इन्फ्लेशन चेंजेस होते हैं तो इससे इम्पैक्ट जो है वो रियर पे पड़ता है। अगर एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन आएंगी तो वो इम्पैक्ट जो है वो किस पे पड़ेगा, नियर में। तो दिस डिफरेंस यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी कंसिडर द फॉलोइंग, की जो फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी जो है वो अलाउ है अनरिस्ट्रिक्टेड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन एसेट्स बाय द रेजिडेंट्स एंड द नॉन रेजिडेंट्स। तो दिस इज इनकरेक्ट। इंडिया में अभी तक कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी फुल्ली अलाउ नहीं की गई है, यहाँ पे अभी भी जो है वो रिस्ट्रिक्शंस हैं। लेकिन इंडिया में जो है करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी जो है उसको फुल्ली अलाउ किया गया है, क्योंकि जैसे हम देखते हैं ना एफडीआई में आज इतना अलाउ कर दिया है, 75% एफडीआई जो है वो अलाउ की है, तो इसलिए कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी फुल्ली अलाउ नहीं की गई है। तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। सेकंड, जो तारापुर कमेटी जो सेकंड थी उसने रिकमेंड किया था कि फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी जो है इट इज़ अकम्पनीड बाय द स्पेसिफिक फिस्कल कंसोलिडेशन और एनपीए रिडक्शन जो है वो थ्रेशोल्ड, मतलब कि हम कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी लाएं लेकिन उसके लिए हमें अपना फिस्कल कंसोलिडेशन करना पड़ेगा और एनपीए के लिए जो है रिडक्शन के लिए भी एक टारगेट सेट करना पड़ेगा। सो दिस वाज आल्सो करेक्ट। नाउ इंडिया इस टाइम पे जो है वो पार्शियल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी करता है, ट्रू, और फुल करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी करता है, दैट इज ऑल्सो ट्रू। तो इन दिस केस द आंसर इज 2 एंड 3। फर्स्ट इसमें इनकरेक्ट है। अब देखो क्यों नहीं अलाउड है, बिकॉज आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया, इंडिया में इन्वेस्ट किया बाहर की कंट्रीज ने, ठीक है, एकदम से यूएसए के फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, आप तो सारा पैसा उठा के बाहर ले जाओगे, इससे हमारा रुपी कितना ज़्यादा डेप्रिशिएट हो जाएगा। तो दिस विल बिकम प्रॉब्लमैटिक, दैट्स वाई गवर्नमेंट ने अभी फुल्ली अलाउ नहीं किया है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इन इंडिया। अब यहाँ पे बात की गई है, इनको बताना है कि इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है आपको कि कौन किसका सबसे ज़्यादा है और किसका कम है। देखो अगर हम सबसे पहले इसमें बात करें तो जो सबसे पहले आता है, जो हमारे पास सबसे ज़्यादा है, दैट इज़ अवर फॉरेन करेंसी एसेट्स, ठीक है, ये 80 to 85% के अराउंड है। फिर गोल्ड की बात करें दैट इज़ अबाउट 8 to 10%, फिर SDRs आते हैं एंड देन उसके बाद रिजर्व ट्रांसपोजिशन। तो इन दिस केस द आंसर इज ए, ठीक है, 1, 2 एंड 3, 4, मतलब सीधा ही सीक्वेंस दिया हुआ है। ओके, नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द G20 कॉमन फ्रेमवर्क। तो इसमें क्या है कि एक इट इज़ अ इनिशिएटिव endorsed by the G20 together with the Paris Club to support the low income countries with the unsustainable debt। देखो इसमें क्या डिसाइड किया था कि एक टेबल पे बैठेंगे, जो भी कंट्रीज ने लोन लिया है, जिस भी कंट्रीज से, मतलब सपोज इन कंट्रीज ने लोन लिया है, इन कंट्रीज ने लोन दिया है, इनको एक साथ टेबल पे बनाएंगे और इस फ्रेमवर्क में हम डिसाइड करेंगे कि इनको कितना लोन माफ करना है और ये कितने टाइम पे जो है वो पे कर दें, मतलब उनको उनका जो डेट उन्होंने ले लिया है वो नहीं वो दे पा रहे हैं, तो इस चीज़ पे डिसाइड करना है। तो दिस इज करेक्ट। और it requires the private creditors to participate in the debt treatment on terms at least as favorable as the other official bilateral creditors। For example देखो यहाँ पे ये कंट्री है, इसने 4-5 कंट्री से लोन लिया है, इस कंट्री ने ऑफर किया कि चलो मैं आपको 20% का कंसेशन दे दूंगा, आप मेरा 80% अमाउंट वापस करो, आप 20% चलो माफ़ किया, जो बाकी क्रेडिटर्स होंगे उनको भी इतना उसको माफ़ करना पड़ेगा, मतलब ये म्यूचुअली ही डिसाइड करेंगे बट एक साथ मिलके डिसाइड करेंगे। सो दिस वाज द G20 कॉमन फ्रेमवर्क, जहाँ पे जो भी डेट रिडन कंट्रीज हैं या जिन कंट्रीज ने, जिन एमर्जिंग मार्केट्स ने डेट लिया है उसको डिसाइड करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो दोनों ऑप्शन है दे आर करेक्ट एंड हेंस द आंसर इज सी। नाउ
With reference to the balance of payment, consider the following transactions. How many of the above fall under the current account? अब करंट अकाउंट की ट्रांजेक्शन्स कौन सी होती हैं? देखो करंट अकाउंट की ट्रांजेक्शन्स होती हैं जैसे सर्विसेज का ट्रेड हो गया, गुड्स का ट्रेड हो गया, ठीक है, तो ये सब आता है इसमें हमारा किसमें, करंट अकाउंट में। तो अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी तो ये हमारा करंट में नहीं होता, ये कैपिटल में होता है। रेमिटेंसेज आगे, ये हमारा करंट में होता है। इंटरेस्ट पेमेंट्स जो हैं ये भी हमारा करंट में होता है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ये हमारा करंट में नहीं होता। तो हियर द आंसर इज 2, मतलब ओनली 2, द आंसर इज बी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सीपीआई एंड द होलसेल प्राइस इंडेक्स इन इंडिया। देखो जो वेटेज ऑफ फूड आइटम्स हैं दैट इज हायर इन द सीपीआई दैन द डब्ल्यूपीआई। तो दिस इज ट्रू, क्योंकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है तो यहाँ पे फूड आइटम्स को ज्यादा वेटेज दिया गया है, दिस इज ट्रू। जो डब्ल्यूपीआई है ये सिर्फ गुड्स, इसमें सिर्फ गुड्स कवर करता है, और सीपीआई जो है ये दोनों को कवर करता है, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। नाउ द बेस ईयर जो है वो सीपीआई कंबाइंड का इज 2011-12, वेयर एज फॉर डब्ल्यूपीआई इट इज 2012, तो दिस इज रॉन्ग, उल्टा दिया है। यहाँ पे 2012 है और यहाँ पे 2011 एंड 12 है। ठीक है, तो हियर द आंसर इज 1 and 2। नाउ हाई जीडीपी ग्रोथ इन एन इकोनॉमी डज नॉट नेसेसरली ट्रांसलेट इनटू हाई एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, मतलब जॉबलेस ग्रोथ की बात की गई है। हाँ जी, आपका जीडीपी तो बढ़ गया, लेकिन क्या जॉब, जरूरी नहीं है कि उससे जॉब्स भी बढ़ेंगी, तो ये बिल्कुल ही करेक्ट है। और इंडिया में अभी पीछे जो है वो जॉबलेस ग्रोथ ही हुई, क्योंकि सर्विसेज ने एक्सपैंड किया, ठीक है, एआई की वजह से, मतलब इतनी जॉब्स जनरेट नहीं हो पाई, तो दिस इज करेक्ट। नाउ रैपिड शिफ्ट इन द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर टुवर्ड्स द कैपिटल इंटेंसिव सर्विसेज सेक्टर्स रिड्यूसेस द इलास्टिसिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद रिस्पेक्ट टू द जीडीपी ग्रोथ। यहाँ पे रीजन दिया गया है बिकॉज ग्रोथ किस में हुई, कैपिटल इंटेंसिव सर्विस सेक्टर में, जिसकी वजह से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं क्रिएट हो पाई। सो जो ये सेकंड स्टेटमेंट है ये फर्स्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है, एंड हेंस द आंसर इज ए। नाउ आज का लास्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी टू द रियल जीडीपी, तो दिस इज करेक्ट। तो नॉमिनल जीडीपी मतलब नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल मल्टीप्लाई बाय 100, तो दिस इज द फॉर्मूला, तो फर्स्ट इज करेक्ट। नाउ द जीडीपी डिफ्लेटर जो है ये रिफ्लेक्ट करता है प्राइजेस ऑफ ऑल डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। देन जीडीपी डिफ्लेटर जो है इट इंक्लूड्स द प्राइस ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स कंज्यूम्ड विद इन द डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, तो दिस इज रॉन्ग, क्योंकि जीडीपी जो है ये इंपोर्टेड गुड्स को इंक्लूड नहीं करता, ये सिर्फ इंडिया मतलब जो होम मेड गुड्स है, सिर्फ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स जो है वो उनको मेजर करता है, उनके प्राइजेस को रिफ्लेक्ट करता है। तो आंसर इज यहाँ पे 1 and 2, थर्ड इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन थे। कुछ भी डाउट होगा तो यू कैन आस्क, नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और कोशिश करूंगी इसी तरह डिटेल में जो है वो क्वेश्चन लेके आऊँ। ठीक है, थैंक यू।